कि कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया की कास्टिज्म जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है। तो हम उसी का कुछ पार्ट रहता था, उसी को आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो आज हम करेंगे कि हमने रिजर्वेशन पॉलिसी भी कर ली थी कि इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़े वर्गों के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस अमेंडमेंट के थ्रू इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो हम कल रिजर्वेशन पॉलिसी के बैड हार्मफुल एस्पेक्ट्स और उसके एडवांटेजेस भी कर लिए थे। तो अब करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन बैकवर्ड क्लासेस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी बैकवर्ड क्लासेस दलित या पिछड़े वर्गों के लिए जो अडॉप्ट की गई है, इसका इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दलित्स की रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट मिला है पिछड़े वर्गों को, बैकवर्ड क्लासेस को, कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत उनको जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे या कुछ सीटें जो रिजर्व की गई थी उनकी जॉब के लिए या उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करने के लिए जो राष्ट्र के द्वारा प्रावधान किए जाते हैं, उनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट है इमरजेंसीज ऑफ क्लास कॉन्साइंसनेस की वर्गीय चेतना का उदय। वर्गीय चेतना का उदय का क्या मतलब है कि ये वर्ग पिछड़ा क्यों कहा जाता है इस वर्ग को, क्योंकि इन्हें अपने अधिकारों या राष्ट्र के द्वारा जो सब नागरिकों को जो सुविधाएं दी गई थी उन सुविधाओं का ज्ञान नहीं था, उन सुविधाओं के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति ये सचेत नहीं थे। तो इस रिजर्वेशन के बाद इनमें सचेतता का विकास हुआ है। इन्हें अपने अधिकारों के बारे में, अपनी स्वतंत्रता के बारे में या राष्ट्र इनकी सुरक्षा और विकास के लिए क्या प्रावधान करता है, उन सब चीजों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त हुआ है और अब इन सुविधाओं के माध्यम से ये अपने आप को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान। नेक्स्ट है अमर्जेंस ऑफ एलिट इन द दलित्स, कि इन दलित ग्रुप में भी एक एलिट ग्रुप बन गया है। और वो एलिट ग्रुप कल भी मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड क्लासेस में कुछ ऐसी स्पेसिफिक कास्ट या क्लास वर्ग है जो उन सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाकर बहुत डेवलपमेंट उन्होंने अचीव किया है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमिक, चाहे पॉलिटिकल, चाहे ट्रेड से रिलेटेड वो डेवलपमेंट हो। और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रही है कि एक विशेष विशिष्ट ग्रुप बन गया है सुविधाओं का उपभोग करते हुए इसी क्लास में से। और ये ग्रुप अपनी दूसरी साथियों या अपने दूसरे उसी वर्ग से संबंधित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो प्रतिनिधित्व चाहे राजनीति में हो, चाहे आर्थिक व्यापार में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के नियम कायदे कानूनों में हो, अपनी प्रथाओं, अपने रीति रिवाजों को मनवाने से संबंधित। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। कास्ट के बेसिस पे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। ये हम स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कर चुके थे, क्योंकि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन की 70% पॉपुलेशन इस क्लास ग्रुप की है स्पेसिफिक। तो वोट बैंक इनका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा से अपने राजनीतिक दलों में इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। जैसे जो बसपा पार्टी है उसको तो पूर्ण रूप से क्या माना जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी है, वो इन्हीं के हितों के लिए आवाज उठाती है। सारे प्रतिनिधि भी इन्हीं के ग्रुप से नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक, कि दलित या पिछड़े वर्गों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के रूप में भी जाना जाने लगा इंडियन पॉलिटिक्स में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो स्टार्टिंग में संविधान लागू किया गया तब इन्हें 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन उस रिजर्वेशन को कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ कास्ट बेसिस पे ही इंक्रीज किया जा रहा है, उसकी ड्यूरेशन 10 ईयर्स करके, जिसको लेटेस्ट 2019 में 126 अमेंडमेंट के थ्रू 2030 तक कर दिया गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस क्लास ग्रुप से रिलेटेड अपने वोट बैंक को खोना नहीं चाहती।
नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ सोशल टेंशन। सोशल टेंशन कैसे आती है? रिजर्वेशन पॉलिसी ने बैकवर्ड क्लास और दूसरी क्लासेस के बीच गैप क्रिएट कर दिया है कि दूसरी जातियां ये सोचती हैं या दूसरे क्लास ग्रुप्स के बीच ये फीलिंग होती है कि ये रिजर्वेशन का फायदा उठा के सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं या राज्य इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे रहा है। जब समानता का अधिकार भारतीय संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया है तो इन्हें वो विशेष सुविधाएं क्यों प्रदान की गई हैं या इनके लिए हर जगह पे रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों है। और इसी वजह से एक टेंशन या एक डिस्प्यूट हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन सोसाइटी में कास्ट के बीच देखने को मिलता है, जातियों के बीच द्वेष ईर्ष्या की भावना। नेक्स्ट है कास्टिज्म ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का ही जातीयकरण कर दिया गया है कि ये रिजर्वेशन इनको दिया गया था इनके सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकास के लिए, लेकिन ये रिजर्वेशन अब इंडिया की पॉलिटिक्स का बेस हो गया है कि जो कास्ट है, जो जातियां हैं जो इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आती हैं, उन जातियों को उनके विकास के लिए इस रिजर्वेशन का प्रयोग ना होके उनके वोट प्राप्त करने के लिए इस रिजर्वेशन पॉलिसी को भी आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, या फिर इन लोगों को जिनको वास्तविक रूप से इन सुविधाओं की जरूरत है जो रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट है जाति आधारित दबाव समूहों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाता है सबसे ज्यादा कास्टेस के बेस पे प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं और वो प्रेशर ग्रुप्स फिर इनडायरेक्टली देश की शासन व्यवस्था चलाने में योगदान अदा करते हैं। नेक्स्ट है डेटरमिनेंट एलिमेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर की मत व्यवहार भी कास्टिज्म से अफेक्ट होता है, क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन पॉलिटिक्स में वोटर्स की देखने को मिलती है कि वो अपनी कास्ट को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं और हमेशा से उन सुख सुविधाओं या सोचते हैं कि हमारे कास्ट के प्रतिनिधि जितने ज्यादा जीतकर शासन व्यवस्था में भागीदारी अदा करेंगे, हमारे अधिकार या विशेष अधिकार जो हमें मिले हुए हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ रिजर्वेशन इन अदर कास्ट, और इसी विशेष सुविधा या रिजर्वेशन की वजह से ये मांग बार बार देखने को मिलती है कि दूसरी कास्ट भी अब रिजर्वेशन की डिमांड करने लगी है, और इसीलिए एक मंडल आयोग का भी गठन किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। उसने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लागू करने के साथ उन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात की थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि उच्च जातियों के भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को मना कर दिया गया था कि स्वर्ण कास्ट या उच्च जातियों के 10% रिजर्वेशन के मुद्दे को। लेकिन इंडिया में स्टेट वाइज जो कास्ट क्लासिफिकेशन है, जातियों का जो विभाजन है वो अलग अलग है, और इसीलिए जातियों के अलग अलग विभाजन की वजह से ही जो अल्पसंख्यक जातियां नहीं है किसी स्टेट में और किसी स्टेट में वो अल्पसंख्यक है, तो जहां वो अल्पसंख्यक है चाहे धर्म के आधार पर चाहे भाषा के आधार पर उनको स्टेट में रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन जिस स्टेट में वो अल्पसंख्यक नहीं है वहां भी वो ये डिमांड करते हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे जाट आरक्षण आंदोलन भी इसी मुद्दे के लिए, और बहुत सी जैसे कि राजस्थान में राजपूत आंदोलन जो था, या फिर यूपी में तमिल में ब्राह्मणों का जो आंदोलन था कि उन्हें भी रिजर्वेशन चाहिए। नेक्स्ट है नव युवकों में आरक्षण की समाप्ति की बढ़ती मांग। तो इंडियन पॉलिटिक्स में नव युवक की यूथ आरक्षण को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यूथ के अकॉर्डिंग ये जो कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये एक तो सबसे बड़ी चीज सरकारी सेवाओं में योग्यता को विरुद्ध है कि एक बच्चा इतने मार्क्स लेके उस सीट तक नहीं पहुंच पाता, दूसरा उसी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके वहां तक पहुंच जाता है। दूसरी चीज इसमें आती है कि सबसे पहला तो डिफरेंशिएट योग्यता में कर दिया, उसके बाद जब टेस्ट क्लियर करो तब भी डिफरेंशिएट होता है, फिर उसके बाद अगर प्रमोशन या उस लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां भी रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। सबसे बड़ा रीजन ये है सेकंड रिजर्वेशन, इससे कंपटीशन की जो फीलिंग आती है किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन में चाहे प्रोफेशनल लेवल्स पे, वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन ना होके एक ईर्ष्या संकीर्णता या एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना जो
निहित हो जाती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक देश का आधार नहीं होता है। इसलिए सब चाहते हैं कि ये कास्ट बेस पे रिजर्वेशन को खत्म करके इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन हो जाए, जो सबको भेदभाव रहित तो मिल सके। नेक्स्ट है डिपेंडेंसीज ऑफ दलित ऑन गवर्नमेंट, की सरकार की दलितों की सरकार पर निर्भरता, कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सब तरीके से सरकार से सुख सुविधाओं की डिमांड करते हैं, ना कि खुद से आत्मनिर्भर होने की, क्योंकि इनमें एक एलिट ग्रुप बन गया है कि बहुत सारी कास्ट आती हैं इस बैकवर्ड ग्रुप में, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक कास्ट का एक एलिट ग्रुप बन गया है, विशेष समूह बन गया है, जो उन सबके नाम की सारी सुविधाओं का उपभोग करती है। और कुछ कास्ट अब भी इन ग्रुप में ऐसी हैं कि उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, वो अब भी सरकार पर वैसे ही निर्भर है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉलिटिकल अवेयरनेस, इसीलिए इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको राजनीतिक चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है, बैकवर्ड क्लासेस या पिछड़े वर्गों के। इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। जैसे लोकसभा में रिसेंटली एससी अनुसूचित शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए 47 सीटें हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जितनी सीटें हैं उनके अनुपात के हिसाब से वहां सीटें आरक्षित की गई हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। और ये अनुपात भी एक जैसा नहीं है कि सबका 1/3 या 2/3, हर राज्य की खुद विधानसभा ये अनुपात निर्धारित करती है, संसद से अप्रूवल लेती है। फिर शिक्षा के प्रति जागृति की, अवेकनेस टुवर्ड्स एजुकेशन, कि ये जो वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, ये आरक्षण की पॉलिसी के तहत शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ है कि ये भी अब हायर लेवल की एजुकेशन अचीव करने में और उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ हुआ है इस आरक्षण की पॉलिसी की वजह से, जो इनके विकास की तरफ एक सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक कदम दिखाई। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट क्या अफेक्ट करती है, या इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या प्रोविजंस है उसके ऊपर। अब हम कास्टिज्म या कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं इंडियन स्टेट्स में, कि इंडियन स्टेट्स में सबसे ज्यादा कास्टिज्म है, और वही कास्टिज्म फिर हमारी संसद को या हमारी सेंटर की सरकार के निर्माण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि कास्टिज्म की रूट स्टेट पॉलिटिक्स में मिलती है। और इसीलिए माइकल ब्रोचर ने कहा है कि अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अखिल भारतीय राजनीति की केंद्र की सरकार के कंपैरिजन 3 हो गया, फिर वारी आऊंगी। किसी भी राज्य की सरकार के निर्माण में कास्ट का, जाति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कास्टिज्म का प्रभाव जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा है वो है तमिलनाडु, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश। इन की मोस्टली जो डोमिनेटिंग या फिर वो राज्य हैं जो एक तरीके से प्रोस्पर भी माने जाते हैं, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन में है चाहे औद्योगिकरण में, वहां कास्टिज्म सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सबसे पहले ब्राह्मणों की, तमिलनाडु जो है साउथ का एक बहुत ही प्रोस्पर स्टेट है, और तमिलनाडु में राजनीति हमेशा चलती है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की। ब्राह्मण जन की कास्ट की सबसे डोमिनेटिंग हमेशा से राजा महाराजा वहां साउथ में जो होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, सर्वोच्च अपने आप को मानते थे। तो सबसे पहले ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध की एक अपोजिट, ब्राह्मणों के अपोजिट पार्टी का निर्माण हुआ था 1916 में, गैर ब्राह्मण पार्टी, जिसको जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये एक राजनीतिक दल ही बन गया था, गैर ब्राह्मणों सभी व्यक्तियों ने इकट्ठा हो। लेकिन फिर जस्टिस पार्टी ने 1919 के भारत सरकार का जो अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय विधानसभा में जस्टिस पार्टी के लिए स्थान भी सुरक्षित था, कि जस्टिस पार्टी ने 1919 के अधिनियम के बाद और अंतरिम भारतीय संसद का जिस निर्माण हुआ था उसमें भी अपना योगदान अदा किया था। लेकिन 1949 में इसी आंदोलन के तहत डीएमके का भी निर्माण किया गया था, जिस डीएमके ने 1957 के चुनाव में दूसरे विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी और तमिलनाडु की सरकार के निर्माण में
लेकिन तमिलनाडु में उस टाइम में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था और वहां पर डीएमके एक विरोधी दल की पार्टी के रूप में थी। लेकिन 72 में डीएमके में सत्ता विभाजन हो गया था और उससे एआईडीएमके बन गई थी, क्योंकि डीएमके में अब ब्राह्मण जो समुदाय के सदस्य थे वो भी शामिल हो गए थे और यही इसके विभाजन का कारण था और इसी से एआईडीएमके बने। फिर 1977 और 1980 के चुनाव में डीएमके को सफलता मिली। उसके बाद ये सारी वही डिस्क्रिप्शन है जो क्षेत्रीय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हमने की है ना, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में जो डिस्क्रिप्शन आपने स्टडी की है वही है कि कैसे सत्तारूढ़ दल तमिलनाडु में बदलता रहता है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हीं के बीच सत्ता परिवर्तित होती रहती। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाबों को सिखों में भी जाट जो कम्युनिटी है, जाट जो कास्ट है, उसका वर्चस्व माना जाता है। तो वहां भी सबसे बड़ी एक पार्टी का नाम सबसे पहले आता है शिरोमणि अकाली दल। और शिरोमणि अकाली दल का गठन ही सिख की जो जाट जनजाति थी उसके वर्चस्व या उसके बहुल्य से हुआ है कि सिखों ने अपने आप की अपने धार्मिक मूल्यों को सबसे अलग दिखाने के लिए अपने आप को पूरे देश से या पूरे स्टेट से अपना वर्चस्व अलग स्थापित करने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया था। और अकाली दल की सरकार बहुत टाइम तक पंजाब में सत्तारूढ़ रही है, जिसके अब प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली और भाजपा की गठबंधन की सरकार भी बनी थी, लेकिन वर्तमान में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। फिर पंजाब के बाद पॉलिटिक्स की बात आती है तो बिहार की बात आती है, और बिहार भी उन राज्यों में सर्वोच्च है जहां पर जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है और वहां पर जाति के ही आधार पर शिक्षा, सरकारी नौकरियां भी निर्धारित है। क्योंकि जो बिहार का जो रूरल एरिया है वहां राजपूत ब्राह्मणों या जमींदारों का ज्यादा प्रभुत्व है। तो उच्च वर्ग या फिर स्वर्ण जातियां जिनको बोला जाता है वही उन्हीं दलों का सत्ता पर प्रभुत्व है। और दूसरी जो जाति बिहार में सबसे ज्यादा वर्चस्व हासिल करती है वो है यादव। जैसे लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो उसी से बिलोंग करती है कि यहाँ स्वर्ण जातियों के बीच और यादवों के बीच हमेशा, या फिर ये कह सकते हैं कि राजपूत या भूमिहीन किसानों के बीच सत्ता परिवर्तन या फिर सत्ता का संघर्ष चलता है। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में भी, जिसको पहले मैसूर के नाम से भी जाना जाता था आजादी से पहले, तो वहां भी जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है और वहां प्रमुख रूप से राजनीति में दो जातियों का प्रभुत्व देखा जाता है, वाकलिंग और लिंगायत। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा, और ये भी कर्नाटक को डिवाइड कर रखा है इन्होंने, कर्नाटक के नॉर्थ पोर्शन में वाकलिंग, साउथ में लिंगायत की जनसंख्या ज्यादा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा वहां पे प्रभुत्व रखती है, एक वाकलिंग की तरफ, एक लिंगायत की तरफ की। और इसीलिए लिंगायत जाति से संबंधित निजलिंगप्पा वहां पे 1962 में मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से। और इन्हीं दोनों जातियों, क्योंकि वोट बैंक बहुत ज्यादा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, इन दोनों कम्युनिटीज के वोट को बुलाने की या अचीव करने की सबसे ज्यादा कोशिश रखती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में संघर्ष हमेशा रहता है ब्राह्मणों और मराठा जातियों के बीच। ब्राह्मणों का प्रभुत्व, जैसे कि वहां तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गावलांकर, डांगे आदि सभी ब्राह्मण थे। और पहले महाराष्ट्र में जो राजा महाराजा होते थे वो भी, जैसे बाजीराव और ये सारे जो मराठा शासक हुए हैं, वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। बाद में मराठाओं ने वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो मराठा और ब्राह्मणों के भी सत्ता संघर्ष निरंतर चलता रहता है। और इसीलिए जीएस दस्तूर ने भी कहा था कि जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस दिन से अब तक इस राज्य में राजनीतिक विशिष्ट वर्ग या राजनीतिक नेतृत्व में किसी भी चीज का महत्वपूर्ण या मौलिक परिवर्तन हुआ है तो वो है सत्ता का, प्रभाव का, और शक्ति ब्राह्मणों के हाथों से निकल के मराठाओं के हाथ। कि महाराष्ट्र का निर्माण मराठाओं की डिमांड पे, कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठाओं के लिए है, इसी विचारधारा आइडियोलॉजी पे। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी जो मेरठ, अलीगढ़, कानपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर जाट, राजपूत
ज्यादा डोमिनेटिंग एरिया है, और उत्तर प्रदेश का दूसरा जो क्षेत्र है वहाँ SC STs की राजनीति ज्यादा प्रभुत्व या मायने रखती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है कास्टिज्म में, और इन्हीं दोनों विभागों के आधार पर राजनीतिक खेल चलता है। फिर बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, वो भी वहां की एक जाति आधारित पार्टी है, और आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र है वहां पर कामा जाति का बहुत प्रभुत्व होता है, और कामा जाति का उम्मीदवारी वहां से हर बार खड़ा किया जाता है, क्योंकि कामा के वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, और उन वोटर्स को जिसका समर्थन प्राप्त होता है सत्ता निर्माण उसी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि इंडिया के सेंटर की सरकार के निर्माण में ही नहीं, या भारत के राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने में ही कास्ट रोल प्ले नहीं करती। ये कास्ट का रोल प्ले या कास्ट की भूमिका राज्यों से शुरू होती है, राज्यों की सरकार के निर्माण से, और फिर यही क्षेत्रीय दल जो जाति के आधार पर बने हैं ये केंद्रीय सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब लास्ट चीज हम इस टॉपिक में कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स में करेंगे कि कास्टिज्म इंडिया की पॉलिटिक्स को जो ये नुकसान पहुंचा रहा है, इस नुकसान को या वास्तविक रूप में इंडिया ने जो लोकतांत्रिक एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को अडॉप्ट किया है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कास्टिज्म के प्रभावों को, कास्टिज्म के इम्पैक्ट को कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जब भी इलेक्शन होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो कास्ट के नाम पे जो चुनाव प्रचार करते हैं, कास्ट के नाम पे जो वोट मांगते हैं, वो पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक या समाजवादी आदर्शों का पालन करना होगा, चुनाव जातियों के आधार पर नहीं लड़ा जाए। नेक्स्ट आता है कि जाति या वर्ग के आधार पर जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं बंद करके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सुविधाएं दी जानी चाहिए। जैसे कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके किसी किसी फैमिली में तो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जबकि उसी क्लास ग्रुप में कोई एक फैमिली ऐसी भी होती है जहाँ किसी के पास भी जॉब नहीं है, तो एक एलिट ग्रुप बन गया है इस बैकवर्ड क्लास में भी जो सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, उसी ग्रुप की दूसरी कास्ट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये रिजर्वेशन या विशेष सुविधाएं इकोनॉमिक लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, और जब ये बेनिफिट मिलेगा तो इससे कास्ट जातियों के बीच जो ईर्ष्या द्वेष भावना है वो भी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है कास्टिज्म को समाप्त करने में। इसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट्स के स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल में भी जो सिलेबस है उसमें नेशनलिज्म को इंक्लूड करना होगा, ना कि कास्टिज्म को इंक्लूड करना होगा। शिक्षण संस्थाएं हैं कुछ जिनके आगे जाति सूचक शब्द होते हैं, जैसे वैश्य संस्था, जाट संस्था, महाजन संस्था, यादव संस्था, मराठा संस्था, इनके नाम से अगर उन्हें सरकार से कुछ फंड चाहिए या फिर वो स्वयं पोषित संस्थाएं भी हैं तो भी एक प्रावधान बना देना चाहिए संविधान में संशोधन करके कि जातीय भावना को बढ़ाने वाली संस्थाएं निर्मित ना हो, कि सर्वधर्म संभावना के आधार पर संस्थाओं का निर्माण हो या वहां शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है कि सरकार को कानून पास करना होगा कि जातियों के आधार पर कोई भी संगठन ना बन पाए, जैसे कि जाट महासभा, वैश्य महासभा, त्यागी महासभा, यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, कि इस तरह की महासभाओं का निर्माण संवैधानिक ना माना जाए। नेक्स्ट है किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी आर्टिकल में जाति से संबंधित कोई भी भावना के प्रचार प्रसार से प्रतिबंध लगना चाहिए, कि कोई भी ऐसा आर्टिकल न्यूज़पेपर में किसी एक कास्ट को ज्यादा बेनिफिट दिया, किसी एक कास्ट को ज्यादा समर्थन या उनकी भावनाओं को ज्यादा उजागर किया जा रहा है, इस तरह का सारा प्रतिबंध इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। फिर बात की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके कि अगर कास्ट बेसिस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है तो उसे अवैधानिक माना जाएगा। उस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट हो, इलेक्शन कमीशन अप्रूवल नहीं देगा उस पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये सारी चीजें या फिर इलेक्शन के टाइम
पॉलिटिकल पार्टीज को एक कोड ऑफ कंडक्ट जो निर्धारित किया जाता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज भी निर्धारित होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम कास्टिज्म से संबंधित चुनाव प्रचार नहीं करेगी। जाति के आधार पर ना तो उम्मीदवार उतारे जाएंगे और ना जाति के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। ना ये पॉलिसीज होती है ना कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस कास्ट के लिए ये स्पेशल सुविधा करेंगे, आरक्षण को बढ़ा देंगे, हम इस कास्ट को भी आरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसी सारी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज इंक्लूड करती है, चुनाव प्रचार में ये चीज इंक्लूड करती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आचार संहिता को भंग करने के विरुद्ध में उनके खिलाफ कार्यवाही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर इंडिया में उठाए जाएं कि वास्तविक रूप में अगर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस एस्टेब्लिशन के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कास्टिज्म को समाप्त करने के लिए, जिससे कि कंट्री अच्छे से डेवलप कर सके, हमारे नैतिक मूल्य ठीक रहे, जातियों के बीच आपसी संघर्ष ना हो और जाति के नाम पे लोकतांत्रिक राजनीतिक खेल बंद हो सके। तो यहाँ पर हमारा कास्ट इन पॉलिटिक्स हो जाता है खत्म। तो इस